नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र और किसानों के बीच 4 में से 2 मुद्दों पर बनी सहमति। वायु प्रदूषण प्रबंधन और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर थी आपत्ति। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जल्द निकलेगा समस्या का हल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथियों की घोषणा। 4 मई से शुरू होंगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने कहा, 15 जुलाई तक परिणाम घोषित करने का रहेगा प्रयास। शीतकालीन अवकाश पर असमंजस समाप्त। शिक्षा विभाग ने राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश देने का लिया निर्णय। 10वीं और 12वीं का कोर्स पूरा कराने के लिए बनेगी कार्य योजना। और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारियों को रेल विकास निगम के साथ समन्वय बनाकर काम करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बुधवार देर शाम तक चली छठे दौरे की वार्ता में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और ओम प्रकाश उपस्थित थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई और सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति बन गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने किसान नेताओं से अनुरोध किया कि वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस अपने घर भेज दें। उन्होंने बताया कि अगले दौरे की बातचीत 4 जनवरी को होगी। अगले दौरे की बातचीत में 3 कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी पर बातचीत जारी रहेगी। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए। यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। बैठक में किसान संगठनों के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर व आसपास वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखने और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे की वापसी पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून को समाप्त होंगी, जबकि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आकर रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश को लेकर चल रहा असमंजस दूर हो गया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक शीतलहर और बर्फबारी को देखते हुए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं का कोर्स पूरा कराने के लिए अलग से कार्य योजना और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना के संबंध में रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के प्रोजेक्ट एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारियों को प्रशासनिक व्यय की आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राजस्व विभाग को उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समन्वय बनाकर हर तरह की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भारतीय मानक ब्यूरो की राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक भी ली। बैठक में उपभोक्ता संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने के साथ ही भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण भवनों के निर्माण में मानकीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग, आवास विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि की समिति बनाने के भी निर्देश दिए। सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है, जबकि कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी आगामी 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को कोविड महामारी के कारण कुछ शर्तों के पालन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इससे पहले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 निर्धारित की गई थी। आयकर विभाग ने तीसरी बार रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई है। स्व आकलन करके भुगतान के मामले में लघु और मध्यम वर्ग के करदाताओं को तीसरी बार राहत देने के लिए अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 44 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों का जमवाड़ा लग गया है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सभी हिल स्टेशनों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। मसूरी और नैनीताल में लगभग सभी होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। वहीं पौड़ी जिले में लैंसडौन में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। कॉर्बेट पार्क में उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर कोविड-19 को देखते हुए पार्टी और अन्य आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। साथ ही डीजे पर भी रोक लगाई है। इसका पालन कराने के लिए पुलिस तैनात की गई है। भी पर्यटक हैं वो जो लैंसडाउन आ रहे हैं, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल आइए और न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करिए, पर साथ में जितने भी कोविड के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए और जो यहाँ पे लोकल्स हैं दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जो होटल वाले हैं उन्होंने अपने मैकेनिज्म सेटअप किए हैं कि वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो जो टेम्परेचर चेकअप है, जो स्क्रीनिंग है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी पर्यटक पे कोई भी सिम्टम्स या कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है तो होटल्स वाले हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। वहीं लैंसडौन आकर पर्यटकों को बेहद सुकून मिला। दिल्ली से आए पर्यटक का कहना है कि यहां आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। दिल्ली में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में यहां आने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा है। न्यू ईयर यहाँ पर मनाने हम लोग आए हैं दिल्ली से, क्योंकि एक कोरोना काल में और कुछ इस चीजों को लेकर हम लोग घूमने के पर्पज से दिल्ली में नहीं घूमा जा रहा था। आप भी देख रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना काल में कितना पेशेंटों को डील करना, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना से लोगों को कितना डर सहमे हुए हैं उस चीज को लेके, लेकिन अपने दिल को थोड़ा सुकून लेने के लिए लोग बाग दिल्ली से यहाँ घूमने आ रहे हैं। नैनीताल के अलावा चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अल्मोड़ा में पुलिस ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर कोविड नियमों का पालन कराने के लिए भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा ने बताया कि होटल संचालकों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। नजर रखते हुए अब की बार जो नववर्ष का जो त्योहार आ रहा है, इस पर किसी तरीके की अल्मोड़ा में कोई रोकथाम या किसी तरीके की पर्यटकों की आवाजाही पर रोक नहीं है। लेकिन जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो जितने भी कोविड के नॉर्म्स हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने वाला, मास्क वाला
इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही जितने यहाँ के होटल व्यवसाय हैं या ऐसी जगह जहाँ पे सामान्य तौर से ये लोग नववर्ष का जो त्यौहार उसको मनाते थे, उनको हमने कहा है कि वो अपने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को और जो मास्क वाले नॉर्म्स को हर हाल में फॉलो करवाएंगे। वहीं टिहरी झील में बोटिंग करने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए टिहरी झील एक नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। वहीं राजधानी देहरादून में मसूरी से लेकर चक्राता तक के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। देहरादून में ट्रैफिक प्लान बनाया गया है जिससे लोगों को जाम में ना फंसना पड़े। इसके लिए हमने ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है कि इसके लिए जितने भी हमारे बाईपास हैं, जो आउटर रोड हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि ट्रैफिक को भारी बाहर निकाला जाए ताकि शहर में दबाव कम हो। जैसे आप देख रहे हैं कि जो आशा रोडी सहारनपुर की तरफ से आएंगे वो बल्लूपुर चौक और कैंट रोड और सर्किट हाउस होते हुए सीधे जोड़ी गांव से निकल जाएंगे। इसी प्रकार थानो रोड और हरिद्वार रोड से जो आएंगे उनको हम ये मसूरी बाईपास और सीधे किरसाली चौक मसूरी डायवर्जन होते हुए सीधे निकालेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर में कम से कम ट्रैफिक आए, जिससे जो वॉल्यूम आप देखते हैं कि बढ़ जाता है उससे दबाव बनता है। उत्तराखंड पुलिस ने 1 दिसंबर से 1 माह का अभियान चलाया था। इसके तहत इनामी वांछित अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी और हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन किया जाना था। 1 माह पूरा होने पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न अभियोगों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की और 391 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इतना ही नहीं, इस अभियान के तहत 57 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक पर 1 लाख का इनाम घोषित था। हमने माह दिसंबर में 1 महीने का एक अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया था और वो बड़ा सफल रहा। हमें कुल इस दौरान हमने 651 अपराधी पकड़े। 391 तो वांटेड, 57 लोग इनामी। हमारे प्रदेश में कुल 218 इनामी थे, जो कहीं कहीं तो 20-20 साल से थे। तो 218 में से 1 महीने के अंदर अंदर हमने 57 इनामी लोग पकड़े। पिछले 1 माह में पुलिस ने 203 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 651 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 125 हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि 14 नए पेशेवर अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई। जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधि दल के सदस्य इन दिनों उत्तराखंड में पंचायती राज कार्यों के अध्ययन के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के 36 पंचायत प्रतिनिधियों का ये तीसरा दल है जो 5 दिन के दौरे पर आया है। देहरादून के डोईवाला पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों का डोईवाला में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ब्लॉक सभागार में मनरेगा के डीडीओ ने मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। नोडल अधिकारी जेसी जोशी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों का दल 5 दिन के शैक्षणिक अध्ययन के लिए आया है। उन्होंने बताया कि सभी सदस्य डोईवाला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर विकास कार्यों की जानकारियां ले रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर से आए हैं इनको यहाँ जो है उत्तराखंड में पहला क्लस्टर बना था। इसके परिप्रेक्ष्य इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जानकारी और यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में इनको जो है जानकारी दी जा रही है कि भाई यहाँ कौन कौन सी योजना चलती है, वहाँ कौन कौन सी, ताकि आपस में वार्तालाप से पता चल सके कि भाई वहाँ से स्टेट में कौन सी दी और यहाँ कौन सी है। वहीं भ्रमण पर आए 5 पंचायत सदस्य उत्तराखंड में हुए आदर सत्कार से उत्साहित नजर आए। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार भी जताया। उत्तराखंड सरकार के साथ साझा सम्मेलन किया है क्योंकि वहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जहाँ आए हैं, वो जहाँ आने से हमें ऐसा लगा कि अपने अपने घर में हैं। जैसे काम तो रूटीन वर्क जैसे छोटे मोटे चलते हैं वो चलते हैं, लेकिन जहाँ आके जैसे सेल्फ स्टैंड है पंचायतें, खुद का जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास नहीं था तरीका। हमने सीखा जहाँ पे जैसे जो वेस्ट मटेरियल का है वो भी हमने सीखा जहाँ पे कैसे।
प्रदेश सरकार ने पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पौड़ी जिले के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने विकास भवन में कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन और ऊर्जा विभागों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि बैठक में तय किया गया कि वर्तमान में गांव में रह रहे लोगों को आर्थिक उपार्जन की ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाए कि वे स्थायी रूप से उस कार्य को कर सकें और उनको गांव में ही स्थायी रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले में ये कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी ब्लॉकों में संचालित किया जाना है, लेकिन सबसे पहले उन 91 गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां सबसे अधिक पलायन हुआ है। जैसे हमारा जनपद पौड़ी है, पौड़ी में हमारे 15 ब्लॉक हैं, तो उन ग्रामों को इसमें लिया गया है जहां पर 50% से ज्यादा पलायन हो चुका है। तो ऐसे गांव हमारे जो आते हैं वो 91 गांव ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा पलायन हुआ है। तो उनके संबंध में विशेषता ये प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से वहां पर लाइवलीहुड जनरेशन के संबंध में या कोई वहां पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा ही कुछ प्लानिंग किया जाए, ताकि जो है वहां के लोग जो है वहीं रुक पाएं और अपनी कोई गतिविधि लाइवलीहुड जनरेशन की और इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि वहां पे कर सकें। इसी के साथ समाप्त हुए। नमस्कार।